विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 25 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यह पेपर हमारा यूपी बोर्ड के लिए है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरे पेपर को सोल्यूशन करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपका 90 प्लस आए, 90% प्लस आए, तो आपको देखिए करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो में आपको लिखना है यस सर, और दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना है, कम से कम 3 दोस्तों के पास। तो देखिए, हमारा जो समय होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए निर्देश दिया है, निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। तो पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दिए गए हैं। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न एक प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो इस प्रकार से आपको देखिए पेपर को हल करना है। हम आज के पूरे पेपर को हल करेंगे। तो देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। हमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जहां से 10 नंबर हमें मिलेगा। कह रहा, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो सही उत्तर है उसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, चारों को नहीं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए, निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है। पहला ऑप्शन ए है अगस्त कॉम्टे, दूसरा ऑप्शन है मैकाइवर, तीसरा ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे, और फिर तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो देखिए, जो समाजशास्त्री नहीं थे, जो डार्विन थे, ये समाजशास्त्री नहीं थे। ये कौन थे? ये देखिए क्या थे, ये जीव वैज्ञानिक थे। तो ये समाजशास्त्री नहीं थे, जीव वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है डी, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण एक नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है। ए ऑप्शन है व्यवसाय की प्रकृति, बी ऑप्शन है जनसंख्या का आकार, सी ऑप्शन है सामाजिक संबंध की प्रकृति, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा व्यवसाय की प्रकृति। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ए ऑप्शन है वृक्षों की रक्षा से, बी ऑप्शन है जल की रक्षा से, सी ऑप्शन है खनिजों की रक्षा से, और डी ऑप्शन है पशुओं की रक्षा से। तो देखिए, जो चिपको आंदोलन है वो वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ए ऑप्शन है कार्यपालिका, बी ऑप्शन है विधायिका, सी ऑप्शन है न्यायपालिका, और डी ऑप्शन है प्रेस। तो देखिए, जो प्रेस है, प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है विवेकानंद, और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है अनुकूलनशीलता, बी ऑप्शन है अधिव्यक्तित्व, सी ऑप्शन है सामाजिक गुण, और डी ऑप्शन है जैविक उत्तराधिकार। देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जैविक उत्तराधिकार। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैविक उत्तराधिकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण का संबंध है। ए ऑप्शन है सामाजिक नीति से, बी ऑप्शन है उपनिवेशवादी नीति से, सी ऑप्शन है शैक्षिक नीति से, और डी ऑप्शन है आर्थिक नीति से। इसका सही उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा आर्थिक नीति से। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ए ऑप्शन है ओसवाल्ड स्पेंगलर और आर्नोल्ड जे, बी ऑप्शन है मैकाइबर एवं पेज, सी ऑप्शन दुर्खीम एवं सोरोकिन,
और डी ऑप्शन है कॉम्टे और वेबर। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हमारा है हो जाएगा ओसवाल्ड स्पेंगलर और अर्नोल्ड जे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। जो है इसका जो नाम देखिए ओसवाल्ड स्पेंगलर और क्या है अर्नोल्ड जे टाइनबी, इनका नाम है अर्नोल्ड जे टाइनबी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है सही होगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य का चरण है? ए ऑप्शन है अध्ययन विषय का चुनाव, बी ऑप्शन है अध्ययन प्रविधियों का चुनाव, और फिर सी ऑप्शन है तथ्यों का संकलन, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए कह रहा है कि कौन परियोजना कार्य का चरण है, तो ये जो तीनों है ये परियोजना कार्य के चरण हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन है मार्गन, बी ऑप्शन है बेबर, सी ऑप्शन है सोरोकिन, और डी ऑप्शन है आगवर्न। तो देखिए जो संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है, तो देखिए किसने वर्गीकृत किया है, यहाँ पे देखिए ये है जो है यहाँ पे देखिए आगवर्न, यानी कि विलियम एफ आर्गवन, इनका नाम है विलियम एफ आर्गवन। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम देखिए क्या है, इस प्रकार से इनका पूरा नाम लिखा जाएगा विलियम, सॉरी यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ जगह कम है, विलियम एफ ऑगवर्न ऑगवर्न। तो ये इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा देखिए आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हमें दिया जाएगा 10 प्रश्न। तो यहाँ पे भी हम हर प्रश्नों का उत्तर सबसे सरल तरीके से समझेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर को समझेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और 12 नंबर क्वेश्चन है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। फिर है, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। और 17 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन क्या है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, समाज में कानून की भूमिका क्या है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमें 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे अति लघुत्तरीय, जहां से आपको देखिए पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम पूरे क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं। आइए इस सभी को हम आंसर को समझते हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या था, ग्रामीण समाज की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर इसका क्या होगा, ग्रामीण समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ग्रामीण यानी गांव में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, गांव में ज्यादातर लोग कृषि करते हैं। संयुक्त परिवार और प्रथा प्रचलित होती है, यानी कि यहाँ पे परिवार जुड़े होते हैं, बहुत कम लोग जो बंटवारा करते हैं, बाकी सब एक ही में रहते हैं, संयुक्त बड़ा परिवार होता है। जो प्रथा होती है इसमें प्रचलित होती है। परंपराओं और रीति रिवाजों का अधिक महत्व होता है, और शहरों में सब नहीं होता। तो इसमें क्या है, ग्रामीण यानी कि गांव की विशेषता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। तो देखिए नातेदारी वह संबंध है जो रक्त यानी कि खून, विवाह या गोद लेने के आधार पर व्यक्तियों के बीच स्थापित होता है या बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक स्तरीकरण क्या है। तो उत्तर देखिए, सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यक्तियों या समूहों का धन, पद, शक्ति आदि के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है या विभाजन है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है। तो उत्तर देखिए, सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव या विरोध की भावना रखता है। उसके बाद देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। देखिए वर्ग इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ग ऐसे लोगों का समूह है
जिनकी आर्थिक स्थिति, आय और जीवन स्तर समान होते हैं। जैसे कि आप हैं, आपके पड़ोसी हैं, 2-4 घर और है, वो कम कमा रहे हैं, थोड़ी मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये क्या है, एक वर्ग के हो गए वो, उन्हें एक वर्ग में रख दिया गया, जैसे कि कह सकते हैं मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के किसी 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए इसका हो जाएगा, आपको लिख देना है हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि, किसान की आय में वृद्धि हुई है, कृषि में उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मशीनों और कारखानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक आंदोलन क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, सामाजिक आंदोलन लोगों का संगठित प्रयास है जिसका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना होता है। जैसे देखिए कम से कम 100-50 लोग मिल जाएं, कोई चीज़ को करवाना चाहें, आंदोलन कर दें किसी चीज़ के लिए, तो ये होता है सामाजिक आंदोलन, कि समाज जिसका आंदोलन करे वो सामाजिक आंदोलन होता है। इसका उद्देश्य होता है समाज में कोई परिवर्तन लाना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे देखिए 19 क्या है कि सॉरी, यहाँ पे पहले 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर 19। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया कि सामाजिक आंदोलन क्या है। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन, समाज में कानून की क्या भूमिका है। तो उत्तर देखिए, समाज में कानून की निम्नलिखित भूमिका है। नंबर 1, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, अपराधों को रोकना और दंड देना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, साप्ताहिक बाजार वह बाजार है जो सप्ताह में एक निश्चित दिन लगकर वस्तुओं को खरीद और बिक्री करता है। जैसे कि साप्ताहिक बाजार यानी कि 7 दिन में एक बार लगता है, जहाँ पे वस्तु बिकते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, आधुनिक जनसंपर्क माध्यम के लाभ और हानि स्पष्ट कीजिए। तो पहले यहाँ पे भी हम सभी क्वेश्चनों का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर समझेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख समस्या क्या है। और 23 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद की अवधारणा का वर्णन कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता की अवधारणा क्या है। और 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय हमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहाँ से आपको 6 क्वेश्चनों का आंसर लिखना होगा। तो आइए हम इन 6 क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक जनसंपर्क माध्यमों के लाभ और हानि स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए आपको लिखना है, आधुनिक जनसंपर्क माध्यम के लाभ और हानि निम्नलिखित हैं। देखिए आपको डालना है लाभ हेडिंग। देखिए लाभ में आपको लिखना है, नंबर 1, सूचना का त्वरित प्रचार, समाचार और जानकारी तुरंत मिलती है। दूसरा है शिक्षा में सहायक, ऑनलाइन कक्षाएं, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है। तीसरा है देखिए जन जागरूकता, तो देखिए सरकारी योजनाओं और सामाजिक मुद्दों की जानकारी। चौथा है मनोरंजन का साधन, टीवी, इंटरनेट आदि से मनोरंजन होता है। और पांचवा है वैश्विक संपर्क, दुनिया भर से जुड़ने की सुविधा। अब देखिए हानि, इसके हानि क्या क्या है यहाँ पे देखिए। नंबर 1 है अफवाह और गलत सूचना का प्रसार। दूसरा है समय की बर्बादी और लत लगना। तीसरा है सांस्कृतिक प्रभाव, परंपराओं पर नकारात्मक असर। और चौथा है गोपनीयता का खतरा। और पांचवा है मानसिक तनाव और सामाजिक दूरी। इस प्रकार से आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो आपको लिखना है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जातिवाद, दूसरा है सांप्रदायिकता, और तीसरा है क्षेत्रीयता,
चौथा है भाषाई विवाद, पांचवा है आर्थिक असमानता, छठवां है आतंकवाद और अलगाववाद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उपनिवेशवाद की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, उपनिवेशवाद वह नीति है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। शासक देश अपने लाभ के लिए वहां के संसाधनों का उपयोग करता है। इससे देखिए क्या होता है, इससे शासित देश का आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक प्रभाव और राजनीतिक स्वतंत्रता का ह्रास यानी कमी होती है। उसके बाद हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए आपको लिखना है, भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1 है ग्रामीण विकास कार्यों का संचालन, दूसरा है स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था, और तीसरा है सड़कों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण, चौथा है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, और पांचवा है ग्रामीण विवादों का निपटारा, छठवां है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ावा देना। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में विविधता में एकता की अवधारणा क्या है। तो उत्तर देखिए, भारत में विभिन्न धर्म, भाषाएं, जाति और संस्कृतियां होने के बावजूद सभी लोग एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। यही विविधता में एकता है। यह भारत की विशेषता है कि विभिन्नताओं के बावजूद आपसी प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना बनी रहती है। उसके बाद हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो आपको लिखना है, भारत में लैंगिक असमानताओं के प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है शिक्षा के असमान अवसर, दूसरा है रोजगार और वेतन के भेदभाव, तीसरा है महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, और चौथा है सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं, और पांचवा है देश के समग्र विकास में बाधा। तो इस प्रकार से हमारे हो जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो आइए पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके आंसर को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 27 है, भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, अथवा जनजातीय संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण द्वारा घटित परिवर्तनों की विवेचना कीजिए, अथवा लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहाँ से आपको देखिए पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे दीर्घ उत्तरीय के, जहाँ से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को पढ़ते हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसका देखिए उत्तर आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना होगा, क्योंकि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे आपको डालना है उत्तर में आपको लिखना है, भारत में जन्म दर और मृत्यु दर अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। नंबर का है देखिए जन्म दर के कारक। तो देखिए नंबर 1 है यानी जन्म दर क्यों बढ़ रहा है, अशिक्षा यानी लोग शिक्षित नहीं है, और परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव, लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा है बाल विवाह और कम आयु में विवाह की प्रथा, और जो तीसरा है पुत्र प्राप्ति की इच्छा, लोग पुत्र के चक्कर में 5-5 बेटियों को जन्म दे देते हैं। चौथा है गरीबी तथा बच्चों को आर्थिक सहारा मानना।
और पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रों की परंपरागत सोच। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, मृत्यु दर के कारक। स्वास्थ्य सुविधा में कमी जिससे कि लोगों की मृत्यु कम हो रही है, स्वास्थ्य सुविधा हो गई है। कुपोषण और अशुद्ध जल, संक्रामक रोगों का प्रकोप, इसलिए कि क्या है, इससे लोग को क्या है, मृत्यु मृत्यु ज़्यादा हो रही है, इससे मृत्यु दर के कारण कि लोगों की मृत्यु हो रही है। तो स्वास्थ्य सुविधा की कमी से मृत्यु हो रही है, कुपोषण और अशुद्ध जल पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है, संक्रामक रोगों के प्रकोप से लोगों की मृत्यु हो रही है, गरीब और अस्वच्छ वातावरण के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, और प्राकृतिक आपदाएं से भी लोगों की मृत्यु होती है। उसके बाद देखिए हमें अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और नवीन विचारों का विकास होता है। इसकी भूमिका देखिए, भूमिका में आपको लिखना है नंबर 1 शिक्षा का प्रसार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। दूसरा है स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा। तीसरा है जाति प्रथा और अंधविश्वास में कमी। और चौथा है औद्योगिकरण और नगरीकरण को प्रोत्साहन। पांचवा है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जाति व्यवस्था के विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है जन्म आधारित सदस्यता। दूसरा है अंतर्विवाह अपनी जात में विवाह। तीसरा है पैसे का निर्धारण जन्म से। चौथा है ऊंच नीच का भेदभाव। और पांचवा है सामाजिक प्रतिबंध और नियम। उसके बाद देखिए हमें अथवा के क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनजातीय संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए आपको कैसे लिखना है। जब जनजातीय समुदाय अपने अधिकारों, भूमि या संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे जनजातीय संघर्ष कहते हैं। इसका मुख्य कारण देखिए क्या है। नंबर 1 भूमि और वन संसाधनों पर अधिकार का विवाद, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन, आर्थिक शोषण। और चौथा है सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। पांचवा है प्रशासनिक उपेक्षा। उसके बाद देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि भूमंडलीकरण द्वारा अपघटित परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। देखिए भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध जो हैं बढ़ते हैं। इसमें आपको लिखना देखिए परिवर्तन में कि व्यापार और निवेश में वृद्धि, विदेशी कंपनियों का आगमन, रोजगार के नए अवसर, सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि। पांचवा उपभोक्तावाद का विस्तार। उसके बाद देखिए हमें अथवा के क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र के दबाव समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा दबाव समूहों की भूमिका। तो पहला सरकार की नीति को प्रभावित करना, दूसरा जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, और तीसरा है जनमत का निर्माण करना, चौथा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाना, और पांचवा है विभिन्न हितों की रक्षा करना। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 समाज शास्त्र का 2026 का पेपर का सलूशन हो जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख ले होंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा पेपर सॉल्व होगा और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना। अभी मैं 2 पेपर आपको और सॉल्व कराऊंगा। अगर आप तीनों को देख लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।